एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशन कोट से। इट डजेंट मैटर वॉट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स वॉट यू आर डूइंग। ठीक है, आपको बिना दूसरों से कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करने बैठ गए ना, और ये एक अनअकैडमी के एक मृणाल सर हैं, वो कहते हैं कि दूसरों का महल देख के अपनी मतलब हमें अपनी झोपड़ी नहीं जलानी। ठीक है, तो इसीलिए आपको कंपेयर नहीं करना है दूसरों से, आपको खुद से कंपेयर करना है कि मेरी आंसर राइटिंग पहले जैसी थी वैसी ही है या कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें हुई है। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। 50% हाइक किया गया है इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ बीते दिनों भी न्यूज़ में था, मैंने आपको कवर करवाया था। ठीक है, आपका अगर ये टॉपिक कवर हो गया तो आज आप इसका रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। जो यूपी पीसीएस आरओ एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांस गेट इट्स फर्स्ट यंगेस्ट पीएम। नेक्स्ट हम देखेंगे अ नोट टू सिक्योरिटी प्लान, यानी कि जैसे जैसे चैलेंजेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, नई प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि यूक्रेन रशिया की जो वॉर हुई, उसके बाद इजराइल फिलिस्तीन, उसके बाद हौतीस का अटैक हुआ। ठीक है, मर्चेंट शिप में। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें मल्टी डायमेंशनल वे में हमें और अपनी टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करके क्या करना है, हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस को टैकल करना है। ठीक है, ये एडिटोरियल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। ठीक है, इंडिया एंड जॉइंट रेडियो टेलीस्कोप, यानी कि इंडिया ने स्क्वायर किलोमीटर्स एरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। पढ़ेंगे इस बारे में कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं, जैसे कि रेडियो टेलीस्कोप, ग्रेविटेशनल वेव्स, ये इससे रिलेटेड टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो गोवा में मनाया जा रहा है, वो देखेंगे, और इसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं ये भी देखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को हर 2 साल पे मनाया जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पिछले साल की थीम थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखते हैं, फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। लाइकली हाइक ऑफ 50% इन फाइनेंशियल ईयर 2025 बजट आउटले ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सबको पता है। ठीक है, ये एयर मार्क अराउंड 90,000 करोड़ यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, ये इसे माना जा रहा है कि 50% ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 2024 से, इन अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू पुअर अहेड ऑफ अप्रोचिंग जनरल इलेक्शंस। ठीक है, पुअर को यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है इलेक्शन से पहले, फ्रॉम जनवरी 1। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम में पूछ लिया गया था ना कि कैसे इवॉल्व हुई है ये स्कीम, या कैसे इसमें टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है, वैसे ही एमजी नरेगा में भी पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कैसे। अब 1 जनवरी से क्या होगा, इसमें आधार बेस्ड पेमेंट को इसे रिकॉग्नाइज़ किया गया है, इसे मैंडेटरी बनाया गया है। ठीक है, जो वेजेस होंगी ना वो आधार लिंक्ड होंगी, वो आधार के बेसिस पे किया जाएगा, जिसके लिए एमजी नरेगा का जॉब कार्ड एंड बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। इसका वैल्यू एडिशन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में रहती है टर्म। देखेंगे, एमजी नरेगा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट गारंटी प्रोग्राम, लॉन्च किया गया था 2005 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि पंचायती राज भी ऑप्शन में आ सकता है। आपको ध्यान देना है कि रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री के द्वारा ये लाया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम क्या था कि 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी की गई।
एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड जो अनस्किल्ड मतलब वर्क की खोज में है। ठीक है, एज ऑफ 2022 टू 23 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं अंडर एमजी नरेगा। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके मेंस आंसर के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर एमजी नरेगा पे आता है तो आप सबसे पहले उसे इंट्रोड्यूस करेंगे, आखिर एमजी नरेगा है क्या। ठीक है, फिर बॉडी में आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, जो पूछा जाएगा वैसा लिखना है आपको। ये लीगल राइट टू वर्क की बात करता है कि अगर आपको 15 डेज जैसे कि एम्प्लॉयमेंट देने के लिए वो क्या किया गया, एप्लीकेशन दी। ठीक है, अगर उसके 15 डेज में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, कहीं रोज़गार नहीं मिलता है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ठीक है, बेरोज़गारी भत्ता। ये चीज़ दिखा रहा है कि लीगल राइट टू वर्क, ये चीज़ ध्यान रखनी है, और ये क्रॉनिक पॉवर्टी को भी एड्रेस करने में सक्षम है। एटलीस्ट 1/3 क्या होंगी, बेनिफिशरीज वुमेन होंगी। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी ध्यान रखता है कि जो अनस्किल्ड वुमेन है, जो रूरल एरियाज से बिलोंग करती हैं, वो भी काम करें और अपने पैरों पर खड़ी रहें। वेजेस मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948, उसके तहत ये वेजेस को पे किया जाता है। ये इसका ईयर याद रखना है, यूपीपीएससी इसके आरओ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये है डिमांड ड्रिवन स्कीम है, यानी कि डिमांड करनी है एम्प्लॉयमेंट की, उसके बाद रूरल एरियाज़ में अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, डिमांड ड्रिवन है। सेल्फ सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स में भी ये ध्यान देती है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया गया है। ग्राम सभा वगैरह क्या करती हैं, सोशल ऑडिट करती हैं। एंड यहाँ पे क्या है, 50% ऑफ जो काम होगा, यानी कि पूरे काम का 50% क्या रिकॉग्नाइज किया जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय ग्राम सभा। तो ये इसे कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ठीक है, अगर आप फेडरलिज्म पे अगर आप कोई आंसर लिखते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड डेलीगेशन ऑफ फंड फंक्शनरीज अगर इन सब पे आंसर्स लिखते हैं तो क्या होगा, आप इसका एग्जाम्पल मेंशन करेंगे कि एमजी नरेगा में कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड ग्राम सभा को बढ़ाया गया है, उनकी पार्टिसिपेशन मांगी है। अब इश्यूज इसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड है, डिले एंड इनसफिशिएंसी इन फंड्स डिस्पोजल। ठीक है, फंड नहीं होता, वर्कर्स को वेजेस नहीं मिलती टाइम पे, वर्कर्स हैड बिगिन टू लूज इंटरेस्ट, यानी कि अगर उन्हें वेजेस नहीं मिलेंगे तो काम कोई नहीं करना चाहेगा। ठीक है, वेजेस में डिले होती है, आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनसफिशिएंट फंड, यानी कि सेंटर की तरफ से फंड यहाँ पे डिसबर्स नहीं किया जाता है। कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन, 46% ऑफ पेमेंट टू शेड्यूल कास्ट की क्या है, डिले है। 37% जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी पेमेंट डिले है, यानी कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन भी देखा जा सकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है इसका, कि जो पुअर हैं वो बिल्कुल पुअर ही रह जाते हैं। जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ के जो पुअर है वो पुअर ही रह जाते हैं, स्पेशली दोज पीपल हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम एसटीज एससीज कास्ट। ठीक है, इनइफेक्टिव रोल ऑफ पीआरआई, यानी कि पीआरआई का उतने स्ट्रेंथन होके उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, उतना बढ़ चढ़कर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। वो प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं टाइमली इन इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इफ़ेक्टिव एफिशिएंट मैनर क्या मतलब होता है, इफ़ेक्टिव का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो एक तो सही हो, मटेरियल्स वगैरह उसमें सही हो। यहाँ पे करप्शन भी देखा जाता है। ठीक है, मटेरियल्स ढंग के नहीं लगाए जाते। और इफ़िशिएंट मतलब टाइम बाउंड मैनर में वो काम नहीं होता है। एक जगह खुदाई होगी तो वो खुदा ही रह जाएगा सालों साल तक। ठीक है, ये चीज़ भी आपको मतलब आपने आंसर्स में मेंशन करनी है या इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो लिखना है, बोलना है वहाँ पे। ठीक है, लार्ज नंबर्स ऑफ इनकम्प्लीट वर्क, वही शुरू हो गया एक बार काम और वो कंप्लीट नहीं हुआ। फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड्स, यहाँ पे फेक
बेनिफिशियरीज हैं, फेक जॉब कार्ड्स मिलेंगे जो काम पे आते नहीं हैं बट सिर्फ वेजेस लेते हैं। इस फेक बेनिफिशियरी को हटाने के लिए क्या आधार बेस्ड पेमेंट की गई है कि आपका आधार लिंक होगा तो ही आपको वेजेस मिलेंगी। वे फॉरवर्ड क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट्स एंड डिपार्टमेंट्स। जो डिस्क्रिपेंसीज हैं पेमेंट वगैरह में, वुमेन की पार्टिसिपेशन में, उसे एड्रेस करना है। वुमेन को यहाँ पे क्या 22.24 लेस मिल रहा है मेल काउंटर पार्ट से, ठीक है। यहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। स्टेट गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट पब्लिक वर्क गेट स्टार्टेड इन एवरी विलेज। वर्कर्स टर्निंग अप एट द वर्क साइट शुड बी प्रोवाइडेड इमीडिएटली विदाउट मच डिले, यानी कि वेजेस उन्हें दे देनी चाहिए टाइम पे ताकि उनका एक इंसेंटिव, एक मोटिवेशन बना रहे, ठीक है, एक इंटरेस्ट बना रहे काम के प्रति। लोकल बॉडीज़ मस्ट प्रोएक्टिवली रीच टू रिटर्न एंड क्वारंटाइंड। जो 2019 का जो कोविड है, ठीक है, उसके तहत क्या हुआ था, काफ़ी सारे माइग्रेंट्स अपने घर लौट गए थे, जो कुछ वापस नहीं आए, और जो क्वारंटीन भी किए गए थे उस टाइम पे, उन्हीं का क्या है, उन्हें उस स्पेशल फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है। ग्राम पंचायत नीड टू बी प्रोवाइडेड विद एडुकेट रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज यहाँ पे फंड, फंक्शनरीज को ध्यान दिया जाता है, ठीक है। पावर्स भी हों ग्राम सभा के पास एंड एडुकेटली फंड भी उन्हें डिस्पर्स किया जाए, तभी वो लोग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में काम कर पाएंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उत्तरदायित्व होता है ना, उन्हें आंसरेबल बनाया जाए कि यहाँ पे काम एग्जीक्यूट किया गया था, इतने साल हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ठीक है। आंसरेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है, अकाउंटेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। एमजी नरेगा को कुछ अदर जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो उनके साथ क्या करना है, लिंक करना है, जैसे कि ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव। ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव के तहत क्या था, पेड़ उगाने हैं, प्लांटेशन करनी है, ठीक है। और स्वच्छ भारत अभियान से भी इसे लिंक कर देना चाहिए, तभी एमजी नरेगा में काफ़ी काम उपलब्ध हो पाएगा और ये पॉवर्टी को टैकल करने में सक्षम हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, फ्रांस गेट्स इट्स फर्स्ट ओपनली गे पीएम, यानी कि इन्होंने ओपनली गे अब अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन दिखाया है, ठीक है। और ये फर्स्ट यंगेस्ट है, सिर्फ इनका नाम याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। आपके यूपीपीसी आरओ के लिए काम का हो सकता है, पूछा जा सकता है। अ नोट टू सिक्योरिटी प्लानर, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है वर्ल्ड में, जिसके तहत क्या हुए, काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े वर्ल्ड को। रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, इजराइल पैलेस्तीन का इशू आपको पता ही है, इजराइल हमस का, ठीक है। अब हौतीज़ पैलेस्तीनियन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, एक यमन बैक्ड क्या है, ग्रुप है, ठीक है। तो वो मतलब उसने क्या किया, जो शिप्स हैं, जो इजराइल के शिप्स हैं ना, उस पर अटैक किया, मर्चेंट शिप। तो ये ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि पायरेसी से भी ज़्यादा एक बहुत भयंकर चैलेंज है वर्ल्ड के लिए कि मर्चेंट शिप पे अटैक किया जा रहा है प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए। प्रोटेस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, फ़लस्तीन को सपोर्ट किया जा रहा है एंड इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडिया को सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान अपने लिए अच्छा नहीं, राइट। चाइना से हमारी डिस्प्यूट है ही, बाउंड्री डिस्प्यूट। अब चाइना, अब जो प्रो मालदीवियन जो गवर्नमेंट है, प्रो चाइना, ठीक है, वहाँ का मोइज़ो का इशू आपको पता ही होगा, मालदीवियन के कमेंट्स आपको पता ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मालदीव्स भी अब चाइना की तरफ हो रहा है, चाइना का पार्टिसिपेशन नेपाल भी अपनी तरफ लेता रहता है, ठीक है, जिस वजह से इंडिया के पास काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं और हमारी सिक्योरिटी को अपग्रेड एंड अपडेट करना होगा। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोच के अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना होगा, ठीक है। ये चीज़ मतलब ध्यान रखनी है। मैंने जो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया था मैंने वो आपको बता दिया। जम्मू कश्मीर में जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो हौतीज़ है ना, वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भी बढ़ाने के लिए इंडिया पे क्या कर सकते हैं, अपना एजेंडा फुलफ़िल कर सकते हैं,
जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली आतंकवादी अटैक भी आपने देखे होंगे, राइट। ये ऑथर कह रहे हैं कि अभी ये चीज़ बढ़ती जा रही है, यानी कि सिक्योरिटी चैलेंज बढ़ता जा रहा है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। ठीक है, म्यांमार से पता ही है, कुकी मैती का इशू पता ही है, वहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पता है, राइट। रिफ्यूजी जो रोहिंग्या है वहाँ से, वो भी एक इशू बन के एक इशू बन के खड़ा है। तो इस चीज़ के लिए हमारी सिक्योरिटी को क्या करना होगा, तैयार रहना होगा। Most difficult challenges security planners worldwide will be studied the tea leaves of 2030। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाना होगा, यानी कि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है या जो टेक्नोलॉजीज़ का मिसयूज़ है उसे कैसे टैकल करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे एम्प्लॉय करना है, ठीक है, बैटल फील्ड्स में या आर्मी में। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि इंडिया के पास बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, तो आप पहले तो सिक्योरिटी चैलेंजेस बताएंगे, स्पेशली फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, आप नेपाल एंड म्यांमार बताएंगे। नेपाल से उतना नहीं है, बट नेपाल का जो एक प्रो चाइना इंस्टेंस हो जाता है ना कभी कभी, वो हार्म कर जाता है इंडिया को। जो नेपाल के जो कार्टोग्राफिक एग्रेशन हो जाती है वो हार्म कर जाता है। तो आप यही सारी चीज़ें आप एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल चैलेंजेस बताएंगे। ठीक है, तो जाके आपका वो एक मल्टी डायमेंशनल वे वाला आंसर होगा और उसी से एग्जामिनर खुश होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, इंडिया एंड जाइंट रेडियो टेलीस्कोप। यहाँ पे इंडिया ने ज्वाइन किया है क्या, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मतलब एक सिंगल यूनिट नहीं है, बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप्स को यहाँ पे एक साथ लाके एक सिंगल लार्जेस्ट एक सिंगल यूनिट बनाई गई है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है आपको, ये देखिए कितने सारे स्क्वायर्स में फैला हुआ है। ये ऐसा है, ठीक है, ये एक ऐसा है। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि कैसे ये हमें हेल्प कर सकता है, कैसे इंडिया का पार्टिसिपेशन वर्ल्ड की साइंटिफिक डेवलपमेंट में इंश्योर करता है। फाइनेंशियल कमिटमेंट, इंडिया ने फाइनेंशियल कमिटमेंट भी की है कि 1250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे फॉर द प्रोजेक्ट। द डिसीजन टू ज्वाइन SKA as a full members ensure India's participation in yet another international mega science project। इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करता रहता है, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वो तो इंडिया लेड ही है, राइट। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स में इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो पूछा जा सकता है आपके GS पेपर 3 साइंस में। इंटरव्यू में भी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है इंडिया कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो आप पहले डेवलपमेंट्स इन साइंटिफिक डेवलपमेंट्स का नाम लेंगे, ठीक है, उसके बाद फ़ायदा बताएंगे कि कैसे इंडिया को ये चीज़ फ़ायदा कर रही है। Most advanced areas of scientific research, India has already decided to build gravitational wave detector to join international laser interferometer gravitational wave observatory। ठीक है, लेज़र इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को देखते देखते क्या हम भी एक क्या बना रहे हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्टर का एक डिटेक्टर बना रहे हैं। इंडिया की स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है अदर साइंटिफिक डेवलपमेंट में भी, जैसे कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर। ये पार्टिकल फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसका सिर्फ नाम याद रखेंगे जो आपके GS पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाना। इंस्टॉलिंग थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर एंटीनाज, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें स्क्वायर किलोमीटर्स में क्या है, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर एंटीनाज को इंस्टॉल किया जा रहा है जो बिल्कुल एक सिंगल रेडियो टेलीस्कोप की तरह फंक्शन करेगा। ठीक है, अब रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है, रेडियो टेलीस्कोप एक वो ये ना जो वेव्स आ रही हैं, जो रेडियो वेव्स आ रही हैं, जो यूनिवर्स की जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है ना, वहाँ से जो यूनिवर्स में जो
वेव्स आ रही हैं उसे क्या करता है, रीड करता है, उसे उसकी स्टडी करता है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, इंडिया हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड कैपेबिलिटी द जाइंट मीटर रेडियो वेव टेलीस्कोप कहाँ है, पुणे, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड साउथ आफ्टर फैसिलिटीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्या याद रखना है अभी, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहाँ है, पुणे में है, जो रिलेटेड है रेडियो एस्ट्रोनॉमी से। ऐसे ही सिमिलर बनाया गया है ओटी, नैनीताल एंड बेंगलुरु। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपके जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फुल मेंबरशिप हमें ये अगर एसके में अगर हमें फुल मेंबरशिप मिल रही है तो ये इंश्योर करता है कि हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि ये जो एस्ट्रोनॉमी बनी है ना, ये जो ऑब्जर्वेटरी बनी है, यहाँ पे क्या है, हमारा एक्सेस बढ़ पाएगा, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे लंबे समय तक स्टडी कर पाएंगे, वहाँ से सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक बड़ा फ़ायदा मतलब बताया जा रहा है। There are technology benefits as well. SKA would work on highest end technologies including electronics, software, material science and computing। इन सब पे भी ध्यान दिया जाएगा स्क्वायर किलोमीटर एरे के द्वारा। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एम्स टू बिल्ड एंड ऑपरेट कटिंग एज रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, कहाँ पे है, जॉर्जिल बैंक ऑब्जर्वेटरी, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एंटीनाज लगाए जाएंगे। रिमोट क्वाइट लोकेशंस इन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया जैसी दूर दूर जगहों पे भी क्या है, थाउजेंड्स ऑफ रेडियो टेलीस्कोप्स लगाए जाएंगे, एंटीनाज लगाए जाएंगे। ये क्या स्टडी करेगा, ग्रेविटेशनल वेव्स। कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है, याद रखना है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इटाली, इंडिया, जर्मनी। याद रखना है, न्यूज़ में है, पूछा जा सकता है, और बहुत कम कंट्रीज़ है तो आपको ये याद रखनी है। रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड एंटीना होता है एंड रिसीवर सिस्टम इसमें होता है, जो रिसीव करता है, कलेक्ट करता है रेडियो वेव्स इमिटेड बाय सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। यूनिवर्स में जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे निकलने वाली रेडियो वेव्स की स्टडी करता है ये स्पेशलाइज्ड एंटीना, रेडियो टेलीस्कोप। ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने प्रीलिम्स के लिए। वो ऐसा ही फैक्चुअल क्वेश्चन ओनली 1 ओनली 2 में दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, याद रखना है 1 मिलीमीटर एंड 100 किलोमीटर्स के बीच में इनकी वेवलेंथ पाई जाती है। रेडियो टेलीस्कोप को डे टाइम एज वेल एज नाइट में भी यूज़ किया जाता है, अनलाइक ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। इसके एप्लीकेशंस क्या है, यूनिवर्स की स्टडी करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, ब्लैक होल एंड अदर गैलेक्टिक न्यूक्लाई, इंटरस्टेलर मीडियम, प्लैनेट्स एंड मून्स इन आवर सोलर सिस्टम। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को सर्च करने में मदद कर सकता है। पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स ये रिपल्स वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे कि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं ना, यूनिवर्स में जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनमें अगर थोड़ा सा भी शेक होता है तो एक वेव्स निकल जाती हैं, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, जो उस बॉडी से ऐसे रिपल्स की तरह निकलती हैं। जैसे कि पानी में अगर हम कोई चीज़ डालें, जैसे कि हमने कोई पत्थर डाला वो मतलब पानी में, तो वेव्स ऐसे ऐसे निकलती हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, उस सेलेस्टियल बॉडी से वेव निकल रही है। In 1916, Albert Einstein forecasted the presence of gravitational waves within the theory of general relativity। ये चीज़ ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के तहत एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में फोरकास्ट किया या फाइंड आउट किया ग्रेविटेशनल वेव्स को। ग्रेविटेशनल वेव्स रिसर्च एज एविडेंस्ड बाय 2017 में नोबेल प्राइज अवॉर्ड किया गया है फॉर द फर्स्ट डिटेक्शन यूजिंग लेज़र इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया है।
इंडिया ने भी कंस्ट्रक्ट किया है थर्ड नोड ऑफ लीको हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ड्राइव्स एम्पावरमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उन्हें असिस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी, उनके काम आने वाली, उन्हें मदद करने वाली, जैसे कि हेयरिंग एड होते हैं, राइट, वैसे ही टेक्नोलॉजीज़ को असिस्टेड टेक्नोलॉजीज़ कहा जाता है। कहाँ पे हो रहा है? पणजी में हो रहा है। 8 जनवरी 2024 को हुआ था, ये वाली न्यूज़ PIB से ली गई है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, ये चीज़ ध्यान रखना है, नहीं भूलना है, पूछा जा सकता है। कंटिन्यूज टू बी beacon of empowerment, dedicating its second day to the crucial discussion of inclusive education and groundbreaking advancement in assistive technologies। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, पहली बात कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। दूसरी बात किसके लिए हुआ? जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ एंड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे कही गई। नेक्स्ट देखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस, ये हर 2 साल पे 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी डेट क्यों चूज़ की है? क्योंकि 1915 को इसी के दिन महात्मा गांधी भारत में आए थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका से इन्होंने यहाँ पे रिटर्न किया था, जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, डे कम इनटू इफेक्ट इन 2003, यानी कि 2003 से मनाया जा रहा है। 2015 में इसे रिवाइज किया गया एंड डिसाइड किया गया कि ये हर 2 साल पे मनाया जाएगा। 2023 की थीम क्या है? डियास्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। 2024 की थीम अभी रिवील नहीं की गई है या अपडेट नहीं की गई है। जब वो अपडेट होगी तो मैं बताती हूँ। ठीक है, ऑन दिस डे द गवर्नमेंट ऑल्सो कन्फर्स प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, यानी कि प्रवासी दिवस मनाया क्यों जाता है? जो प्रवासी हैं, प्रवासी मतलब अपने देश के नागरिक जो कंट्री से बाहर रह रहे हैं, NRI, ठीक है, वो इंडिया की डेवलपमेंट में जो हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि उनका कंट्रीब्यूशन हो गया किसी हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेशनल सिस्टम को ठीक करने के लिए, तो उन कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाता है। ये हाईएस्ट ऑनर है कन्फर्ड टू नॉन इंडियन रेजिडेंट्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि वो ऐसे लोग जो इंडिया के ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, चाहे अभी इंडिया के रेजिडेंट हो या ना हो। ठीक है, उन्होंने अगर इंडिया की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है तो उन्हें सम्मान दिया जाएगा। ये हाईएस्ट ऑनर है टू NRI। उनका इंडिया में एक कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी, उसे आप एनालाइज करेंगे इन डेप्थ कि वो आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैल्यू एडिशन की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के PDFs के लिए। मैंने जितना भी इम्पॉर्टेंट पढ़ाया है वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, या आपको आज ही नोट कर लेना है, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सके। ठीक है, छोड़ नहीं देना है PDF पढ़ के, PDF को काम में लेके आना है, जो वो यूटिलाइज़ करना है और ख़ुद के नोट्स पे रिलाई करना है। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।